जय हिंद। जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा थर्ड एडिशन बुक निकाला गया है बिहार दरोगा को प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन को एक ही बुक में इकट्ठा किया गया और फुली सिलेबस पर आधारित सभी क्वेश्चन को एक बेहतरीन डिस्कशन के साथ किया गया है। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बुक का पीडीएफ चाहिए तो बुक का भी पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आप देख रहे हैं जो इसमें 25 सेट है 2024 से 2008 के बीच जितने बिहार दरोगा पीटी मेंस दोनों का एग्जाम हुआ है सभी का क्वेश्चन एक ही बुक में एक सिलेबस फुली सिलेबस पर आधारित है। जो इस वीडियो में देखेंगे 1717 पोस्ट के लिए जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका देखेंगे। 1702 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था जो कैंसिल हो गया था, उसके बाद री एग्ज़ाम हुआ उसका क्वेश्चन देखेंगे जो पार्ट 2 रहने वाला है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। 33 क्वेश्चन तक हो चुका था। 34वां क्वेश्चन देखेंगे। उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव कब कराया जाता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो कभी भी उपचुनाव जो सीट खाली हो जाता है उस पर उपचुनाव करा लिया जाता है। तो आइए डिस्कशन देखते हैं। जो उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है, जो संसद तथा राज्य विधानमंडल के किसी सदस्यों की मृत्यु, त्यागपत्र, आयोग होने के कारण रिक्त होने वाली सीट को भरने के लिए कराया गया चुनाव को उपचुनाव कहा जाता है। अचानक मृत्यु हो गई या कोई त्यागपत्र दे दिया या उनकी वर्षकाल पूरा हो चुका है तो उस पर उपचुनाव कराया जाता है। संसद एवं राज्य विधानसभाओं के लिए प्रत्येक 5 वर्षों के लिए निर्धारित अवधि पश्चात होने वाले चुनाव को आम चुनाव कहा जाता है। संसद राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाले चुनाव को मध्यवर्ती चुनाव कहा जाता है। 3 प्रकार के चुनाव देखें। उपचुनाव देखें, जो मृत्यु या त्यागपत्र या आयु समाप्त हो उसे उपचुनाव करा लिया जाता है बीच में। जो निर्धारित अवधि 5 वर्ष किया गया है उसमें चुनाव 5 वर्षों पर कराया जाता है उसे आम चुनाव कहा जाता है। जो महाभियोग लगाकर उस अवधि को ख़त्म कर दिया गया तो बीच में जो चुनाव होता है उसे मध्यवर्ती चुनाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं। जो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव करने वाले सदस्य कौन होते हैं? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं। जो संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त में सदस्यों को मिलकर बनने वाली निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत के द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है, गुप्त रूप से दिया जाता है। इसमें विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते। इसमें विधानसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अर्थात इनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सम्मुख पद एवं गोपनीयता शपथ लेता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं जो अनुच्छेद 64 के तहत। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं जो अनुच्छेद 64 के तहत। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, अंततः इसे मतदान का अधिकार नहीं होता है, किंतु सभापति के रूपों में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जो 1952 से 62 के बीच 10 साल कार्यकाल था। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ है जो 14वें 15वें दोनों 14वें अभी चल रहा है, जो 11 अगस्त 2022 को इनका पद ग्रहण किए थे। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होता है जो अनुच्छेद 71 के तहत। राज्यसभा जो उच्च सदन के सदस्यों की संख्या अधिकतम से 250 हो सकती है और राज्यसभा की संरचना का अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा का 81 में है। लोकसभा संसद का प्रथम एवं निम्न सदन होता है जिसका सभापतित्व करने के एक अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा की संरचना जो अनुच्छेद 81 में है जबकि राज्यसभा का संरचना 80 में है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों की अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूपों में चुनती है जो अनुच्छेद 93 के तहत।
मंत्रिमंडल, मंत्री जो 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य है। भारत के मौलिक कर्तव्यों को कितना प्राप्त है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो 11 मौलिक कर्तव्य है। तो आइए उन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। जो 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं था। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1967 की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य पूरे सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। इनकी संख्या 11 है। इसे भाग 4 के क अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्य, आइए 11 मौलिक कर्तव्यों को देखेंगे। पहला में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे एवं उसके आदर्श संस्था, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। फर्स्ट में। सेकेंड, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोज्य रखें और उनका पालन करें। नेक्स्ट, भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता को रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा, देश की रक्षा करें। पांचवा, भारत के सभी लोगों को समरता और समानता, मातृत्व की भावना का निर्माण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा एवं महत्व समझते हुए उसकी परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं ज्ञानार्जन की भावनाओं को विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़े एवं सतत प्रयास करते रहें। और लास्ट 11वां शामिल नहीं था, जो पहले 10 ही मूल रूप से था। 11वां जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है, जो आप माता पिता का संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान किया जाता है, जो 11वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ एवं कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो राष्ट्रपति होते हैं। जो भारत संविधान के अनुसार संघ एवं कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। जो अनुच्छेद 53 के यह घोषणा की गई है कि संघ एवं कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। राष्ट्रपति संघ एवं कार्य अध्यक्ष होते हैं। संवैधानिक पद क्रम में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है। भारत का प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री, जो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों का नियुक्ति किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, जो अनुच्छेद 76 में भारत सरकार के विधि संबंधित विषयों पर सलाह देता है। राज्यपाल, संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्यों के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। वह दोहरी भूमिका निभाती है, राज्य के प्रमुख रूपों में और केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूपों में भी निभाते हैं राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो 30 है। आइए, संविधान का भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्च न्यायालय के उपबंध का उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय उद्घाटना जो 28 जनवरी 1950 को किया गया था। उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को किया गया था। अनुच्छेद 124 के क्लाउज 1 के अनुसार प्रारंभ में उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश 7 अन्य न्यायाधीश थे, परंतु इसे अनुच्छेद में संविधान के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति प्रदान की गई है। 1956 में संसद के अन्य न्यायाधीशों की संख्या 10 हो गई, निश्चित की गई
1960 में 13, 1967 में 17 और 1986 में 25 किया गया और 2019 में जो 33 हुए। 2009 ईस्वी में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर 31 कर दी थी और 19 में आपका 33 हो गया। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संविधान संशोधित विधेयक 2019 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं या नियुक्ति किए जाते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आइए इनसे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। इनका शासनकाल जो 1828 से 35 के बीच और 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने। दूसरा वारेन हेस्टिंग जो 1774 से 1785 ईस्वी तक बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था, वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1786 से 93 ईस्वी के बाद भारत सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। इनका शासनकाल 1786 से 93 के बीच था। इसने बंगाल बिहार अस्थाई बंदोबस्त भी लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बिहार बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त का स्थापना किए थे। और तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 तथा श्रीरंगपट्टनम का संधि जो 1792 इन्हीं के। रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल 2 बार हुआ, जो 1757 से 60 और 1765 से 67 के बीच इनका रहा। क्लाइव जो बंगाल का पहला गवर्नर बना था। अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट का शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन भी लागू किया गया था। इलाहाबाद की संधि 2 हुआ था, एक 14 को, एक 12 को, एक 16 को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण उम्र क्या होती है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो 65 वर्ष होती है, अधिकतम 65 वर्ष। आइए देखते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की उम्र जो 65 वर्ष होती है। और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकते हैं। उसकी नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु तय नहीं की गई है। न्यूनतम आयु कोई तय नहीं है। न्यायाधीशों कभी भी राष्ट्रपति से संबंधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि जो अनुच्छेद 217 के क्लाउज 1 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी न्यायाधीशों को 62 वर्षों तक अपने पद की आसीन रह सकते हैं, यानी पद पर बने रह सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद निम्न कारणों से रिक्त हो सकती है। तो आइए किन किन कारणों से पद रिक्त होता है उन कारणों को देखते हैं। पहला, यदि राष्ट्रपति से संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे दे। यदि राष्ट्रपति किसी न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीशों नियुक्ति कर दे या उसे किसी अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दे, यदि उस पर संसद के दोनों सदन सिद्धांत कदाचार अर्थात असमर्थ के आधार पर हटा दिया जाए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की वही ढंग होगी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए होता है। 114वें संविधान संशोधन 2010 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र 62 वर्ष बढ़ाकर 65 वर्ष का प्रस्ताव किया गया। वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। केंद्र शासित प्रदेशों केवल दिल्ली और जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय हैं। भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो
योजना आयोग 1946 में गठित केसी नियोगी समिति के संतुष्टि के आधार पर भारत में योजना आयोग का गठन जो 15 मार्च 1950 ईस्वी को गैर संवैधानिक और परामर्शदायित्री निकाय के रूपों में किया गया था। जो भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इस आयोग का एक उपाध्यक्ष, 3 पूर्णकालीन और 3 अंशकालीन सदस्य होते हैं। इस आयोग का प्रथम तथा अंतिम उपाध्यक्ष क्रमशः गुलजारी लाल नंदा थे प्रथम और मोंटेग सिंह अल्लुवालिया जो अंतिम थे। भारतीय सांख्यिकी संगठन ISI यह कोलकाता में स्थित एक संशोधन संस्थान या विश्वविद्यालय है। वित्त मंत्रालय यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। वर्तमान में जो निर्मला सीतारमण भारत के वित्त मंत्री हैं। भारत में कुल सिल्क वस्त्रों के लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो कर्नाटक राज्य है। सिल्क वस्त्रों को उत्पादन 50% की भूमिका रखता है जो कर्नाटक राज्य है। जो भारत में रेशम सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, हर साल औसतन 8200 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन होता है जो भारत के कुल रेशम उत्पादन का लगभग 1/3 है। जम्मू कश्मीर जो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। पश्चिम बंगाल जो जूट के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत सरकार का सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करता है। आपका ऑप्शन ए होगा, जो आयकर, इनकम टैक्स। विभिन्न करों का केंद्रीय आय का योगदान देखते हैं। जो माल एवं सेवा कर GST जो 17% है। निगम कर कॉर्पोरेशन टैक्स जो 15% है। आयकर जो इनकम टैक्स 15% है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क यूनियन एक्साइज ड्यूटी जो 7%। सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी जो 4% होता है। कर व्यक्ति द्वारा सरकार को दिए जाने वाले अनिवार्य अंशदान जिसे सरकार की सभी को समान हितों के एवं व्यय करती है उसे कर कहा जाता है। कर 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो आइए प्रत्यक्ष कर को पहले देखते हैं। वैसे कर जिसको वही व्यक्ति देते हैं जिस पर लगाए जाते हैं वह प्रत्यक्ष करदाता इसके भरे और दूसरे पर नहीं टाला जाता है। अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, वैसे कर जिसका करपाता एवं करदाता 2 अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है, अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। आबकारी कर जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, यह केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। आय कर जो अनुच्छेद 270 के अनुसार वे कर हैं जो केंद्र द्वारा लगाए और एकत्रित किए जाते हैं परंतु जिन्हें प्राप्त राजस्व संघ एवं राज्यों में बांट लिया जाता है, यह केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर के रूपों में जाना जाता है। और संपत्ति कर, स्टैंप ड्यूटी जो यह केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। केंद्रीय बिक्री कर, यह ऐसा कर है जिसमें केंद्र सरकार लगाती है जिसकी वसूली राज्य सरकार करती है। इसकी राजस्व प्राप्ति राज्य द्वारा ही ले ली जाती है। इसकी शुरुआत 1% की अत्यंत ही अल्प दर से 1982 ईस्वी में शुरू किया गया था। बिक्री कर या व्यापार कर, यह राज्य सरकार की अप्रत्यक्ष कर है। महत्वपूर्ण कर सुधार समिति को देख लेते हैं। जो समिति इधर देखेंगे और कार्य क्षेत्र देखेंगे। राजा चेलाया समिति जो कर सुधार से है। वाचु समिति जो प्रत्यक्ष कर से है। LK झा समिति अप्रत्यक्ष कर से है। रेखीय समिति अप्रत्यक्ष कर है। पार्था सारथी समिति जो कर नीति है या YB रेडियो समिति जो आयकर छूटों की समिति है। भूरेला समिति जो मोटर वाहनों करों की वृद्धि है। केलकर समिति डो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करकारों समिति है। और राष्ट्रीय देख लेते हैं। रंगराजन समिति जो पेट्रोल उत्पादन एवं प्रशुल्क संरचना संबंधी सिफारिश पर किया गया था।
जो सरकार व्यय नियंत्रण करने का प्रावधान वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड का नाम क्या है? नाबार्ड आपका एक कृषि सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है। नाबार्ड एक कृषि की सहायता के लिए एक विशिष्ट बैंक बनाया गया है। भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तर पर किया गया है। पहला राज्य सहकारी बैंक, दूसरा केंद्र एवं जिला सहकारी बैंक और तीसरा प्राथमिक ऋण समिति। जो राज्य सहकारी बैंक है यह राज्य शीर्ष स्थान पर है, केंद्र एवं जिला सहकारी यह जिले स्तर पर है, प्राथमिक ऋण समिति जो यह ग्रामीण स्तर पर है। किसानों के अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण प्राथमिक सहकारी समिति से प्राप्त किया जाता है। किसानों को दीर्घकालीन ऋण भूमि विकास बैंक द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को एम नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर किया गया था। नाबार्ड जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जो 12 जुलाई 1982 को किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को, जबकि नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन सिंह समिति के अनुशंसा पर किया गया था। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाला शीर्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। 6वीं पंचवर्षीय योजना जो 1980 से 85 के बीच ही दौरान नाबार्ड खोला गया था। इसके दौरान नाबार्ड एक्सचेंज बैंक 1982, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 आदि में शुरू किया गया था। 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जैसे ट्राइफेड जो भारत सरकार ने 1987 ईस्वी में भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ की स्थापना किया था। इसका मुख्य उद्देश्य जनजाति लोगों को स्थानीय व्यापारिक शोषण से बचाना तथा उनके लघु व वन उत्पादनों के उपयोग में मान्यता प्रदान करना। नेफेड जो राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना जो कृषि उत्पादन के विपणन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी क्षेत्र की गई। बेरी बेरी खुराक किसकी कमी के वजह से होती है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो B1 विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होती है। इनका रासायनिक नाम जो थायमिन है। कमी से होने वाली रोग जो बेरी बेरी है। इसका स्रोत है मूंगफली, तिल, सूखे मिर्च, बिना धुलिए दाल, एक अंडा, सब्जी। विटामिन ए देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इनकी कमी से होने वाला रोग देख लें, रतौंधी, संक्रमण का खतरा, जीरोफैथियम। स्रोत दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली, यकृत तेल। विटामिन सी का रासायनिक नाम देख लेते हैं, अस्कॉर्बिक एसिड है। होने वाला रोग जो अस्कॉर्बिक और मसूड़े में खून आना। स्रोत जो खट्टे होते हैं, नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्ची, अंकुरित अनाज, यह सभी विटामिन सी का स्रोत है। जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी के बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। उसके हटाए द्रव के भार के बराबर होता है, जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है। उसके हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इसका अनुप्रयोग देख लेते हैं। यह सिद्धांत जलयानों या पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है। दूध मापी जो दूध की किसी नमूने की शुद्धता जांच करने के लिए प्रयुक्त होता है, यह सिद्धांत इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, जो 64वें पोस्ट के लिए एग्जाम 2024 में है। यह क्वेश्चन पूछा है, दूधगामी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोमीटर जो द्रव की घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अपेक्षित घनत्व किसी पदार्थ की अपेक्षित घनत्व पानी के घनत्व का अनुपात होता है। अपेक्षित घनत्व बराबर किसी पदार्थ की घनत्व और पानी के घनत्व के
अनुपात के बराबर होता है। अपेक्षित घनत्व समान राशियों के एक अनुपात है, इसकी इकाई कोई नहीं होती है। कौन सी उद्गम दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करती है? आपका ऑप्शन ए होगा जो आर्किडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस खगोल भौतिक शास्त्रियों का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग पीड़ित है, केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात पता कर सकता है। आपका ऑप्शन सी होगा जो स्टीफन हॉकिंग्स। खाने का सोडा आपका ऑप्शन डी होगा जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसका फार्मूला NaHCO3 होता है। व्यापारिक नाम बेकिंग सोडा होता है। NaCl जो सोडियम क्लोराइड होता है, साधारण नमक होता है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो व्यापारिक कास्टिंग सोडा होता है, NaOH होता है। सोडियम कार्बोनेट जो व्यापारिक नाम धोवन सोडा वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है, Na2CO3 × 10H2O होगा। वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग के लिए किसका मिश्रण किया जाता है? जो आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम का किया जाता है। आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम का मिश्रण किया जाता है। कैल्शियम और सल्फेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हेमेटाइटिस, इनका व्यापारिक नाम जिप्सम होता है, जिसका सूत्र CaSO4 2H2O होगा। कैल्शियम ऑक्साइड जो व्यापारिक नाम बिना बुझा हुआ चूना CaO होता है। कैल्शियम कार्बोनेट व्यापारिक नाम संगमरमर जो खड़िया होती है, सूत्र CaCO3 होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपका ऑप्शन बी होगा जो CaSO4 हाफ H2O होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है जो CaSO4 हाफ H2O होगा। यह कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट भी कहा जाता है। इसका उपयोग मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा, फट्टी बांधने में, छतों के दीवार को चिकना बनाने में। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 होगा। इसका उपयोग जो चूना बनाने में, टूथपेस्ट, सीमेंट उद्योग में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र CaO होता है। इसके आमतौर पर बिना बुझा हुआ चूना या जले हुए चूने के रूपों में जाना जाता है। कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम CaSO4 2H2O का उपयोग जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में या सीमेंट उद्योग, अमोनिया सल्फेट स्वाद के रूपों में किया जाता है। अम्लीय भूमि के क्षारीय बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? आपका ऑप्शन बी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाती है। नाभिक में उपस्थित मूल रूप से प्रोटॉन न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहते हैं। जो देख सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भीतर है, इलेक्ट्रॉन चारों कक्षा में चक्कर लगा रही है। इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरण नलिका का प्रयोग द्वारा J.J. थॉम्सन ने किए थे। कैथोड किरण नलिका में स्पष्ट हुआ कि कण ऋणात्मक कैथोड से धनावेशित एनोड की ओर चलती है। इन्हें कणों में इलेक्ट्रॉन नामक दिया जाए। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो -1.6022 10⁻⁻19 कूलम होता है और इसका द्रव्यमान मास देख लेते हैं जो 9.109 10⁻31 kg होगा। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया। वास्तव में इसे इलेक्ट्रॉन की खोज का गोल्ड स्टैंड को सुझाव कि यदि परमाणु वैद्युत उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन के ही बाहर आवेश वाली एक अन्य धनावेशित कण उपस्थित होना चाहिए प्रोटॉन पर, जो इसमें प्लस होगा 1.6022 10⁻⁻1 कूलम 19 कूलम होगा। यही इलेक्ट्रॉन पर माइनस लगा दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो 1.67 10⁻⁻27 kg होता है। न्यूट्रॉन की खोज जो चैडविक ने 1932 ईस्वी में बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों के बौछार द्वारा किया गया था। न्यूट्रॉन एक वैद्युत उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है?
आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। रक्त पटल के नीचे आँखों के सबसे भीतरी एक पारदर्शी झील होती है, उसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। यह प्रकाश सिराओं एवं एक फिल्म होती है। यह सिरा वस्तु का प्रतिबिंब के रूपों में एवं आकार ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती है। रेटिना पर वस्तु प्रतिबिंब उल्टा हुआ वास्तविक बनता है। कार्निया, जो आँख बाहर से एक कठोर अपारदर्शी श्वेत झिल्ली का ढकी रहती है, जिसे दृष्टि पटल कहते हैं। दृढ़ पटल, जो सामने वाले भाग का कुछ उभरा हुआ रहता है, जिसे कर्निया कहते हैं। नेत्रदान में कर्निया का ही दान किया जाता है। नेत्रदान में जो कर्निया ही दान दिया जाता है। आइरिस, जो कर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झील का पर्दा होता है, उसे आइरिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आँख के रंग मतलब आइरिस में रंग होता है। आइरिस का कार्य आँखों में जाने वाले प्रकाश का नियंत्रण करना होता है। जो ये भी क्वेश्चन कौन करता है, आँख में जाने वाले प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? तो ये भी आपका 64वें पोस्ट 2024 में जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आइरिस करता है। पुतली के पीछे नेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है। आँखों में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धि नमी सोखती है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। आइए उपस्थित सोडियम देखते हैं। सोडियम एक क्षारीय धातु है। यह अत्यंत अभिक्रियाशील एवं सफ़ेद एवं मुलायम धातु है, जो कि प्राकृतिक स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। यौगिक रूपों में मुख्यतः सोडियम क्लोराइड, जो NaCl और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और सोडियम सल्फेट, जो NaSO4 10H2O आदि के रूपों में जाना जाता है। मैग्नीशियम, इनका परमाणु क्रमांक जो 12 होता है। मुख्यतः मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम क्लोराइडों के यौगिक के रूपों में पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्साडाइटेड MgCl2 6H2O की सोडियम क्लोराइड के तरह मुख्यतः समुद्री जल में पाया जाता है। फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? इनमें से कौन सा फास्फोरस का अयस्क नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो ग्रेनाइट। यह फास्फोरस का अयस्क नहीं है। फास्फोरस का सबसे अधिकतम मात्रा में एपेटाइट में पाई जाती है, जो इसके साधारण सदस्य होते हैं। पहला जो CA5 PO5, यह तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोहा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेडेराइट। एल्युमिनियम का अयस्क देख लेते हैं, जो बक्साइट होगा। क्रोमन क्रायोलाइट 72 किलोमीटर पर आवर की वेग से स्थित है। तो यह चेंज कर सकते हैं, जो मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से भाग देंगे, तो आप ऑप्शन सी होगा, ए होगा। वेग वेलोसिटी, किसी वस्तु की विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा के प्रत्येक सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहा जाता है। वेग एक सदिश राशि है। SI मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। कौन सा भौतिक मात्रा जड़त्व मापता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो द्रव्यमान को। किसी वस्तु के जड़त्व उसके द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। जड़त्व का SI मात्रक जो किलोमीटर स्क्वायर, द्रव्यमान का SI मात्रक जो किलोग्राम, आयतन का SI मात्रक घन मीटर। गति ऊर्जा समीकरण होता है। गति ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर के बराबर होता है। किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है, उससे वस्तु की गति ऊर्जा कहलाता है। यदि m को द्रव्यमान से v से वेग को गति ऊर्जा में व्यक्त किया जाता है। स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, जब किसी वस्तु को विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, तो उसकी स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध में एकत्रित पानी के संचित ऊर्जा, तनी धागा स्प्रिंग संचित ऊर्जा,
घड़ी की चाबी संचित ऊर्जा, ऊंचाइयों पर रखे पत्थर का संचित ऊर्जा, यह सभी स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है। गुरुत्वीय बल के विरोध संचित ऊर्जा का व्यंजक जो पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। m द्रव्यमान को, g गुरुत्वाकर्षण त्वरण को और h ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। कौन सा अंग पायचित भोजन में विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है? कौन सा अंग पचित हुआ भोजन में विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो लीवर पची हुई भोजन को विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है। हानिकारक बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न हानिकारक विषाक्त पदार्थों को अवशोषित पदार्थों को परिवर्तित कर देता है। आमाशय को ऑक्सीटेन कोशिकाओं को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम से अम्लीय बना देता है, जिससे लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। आमाशय में निकलने वाले जठर का रस एंजाइम होती है, जो पेंसिन या रेंगिन कहलाता है। अग्नाशय मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि है, एक साथ अंतःस्रावित करती है। नलिकाहीन और बाह्य स्रावित दोनों प्रकार की ग्रंथियां हैं। इसमें अग्नाशय से रस निकलता है, जिसमें 9.8% जल का शोषण भाग लवण एवं एंजाइम में होता है और क्षारीय द्रव होता है, जो pH मान 7.5 से 8.3 होता है। इन तीन प्रकार का मुख्य भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने में के लिए एंजाइम होता है। इसके लिए पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। किडनी, यह प्रमुख कार्य रक्त का प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाने तथा अनावश्य अनुप्रयोग पदार्थों को जल के कुछ मात्रा का मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। किडनी के कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। इसमें बनने वाली पथरियाँ कैल्शियम और ऑक्जेलेट का बना होता है। मूत्र द्वारा वनस्पति प्रौधान में होते हैं। आपका ऑप्शन सी, जो स्वीट पोटैटो। मूत्र द्वारा वनस्पतियों प्रौधान स्वीट पोटैटो सक्रांदन में कहते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम आइपोमोया बतायस। परिस्थितियों में हुई बहुवार्षिक व्यापार के कारण होता है। आलुओं में सोलेन्सी कुल का पौधा होता है। यह भूमिगत तने का उदाहरण होता है। भूमिगत तने एवं उदाहरण देख लेते हैं। कंद में आलू आएगा, घननंद जो बंडा केसर, जिमकंद और अरबी। परकंद में जो हल्दी अदरक आता है, और सलकंद में जो प्याज लहसुन और तिली आता है, जो सलकंद में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत अपघटन प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? विद्युत अपघटन प्रक्रिया में कौन सा तत्व प्राप्त नहीं होता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो लोहा। विद्युत अपघटन प्रक्रिया में लोहा तत्व नहीं प्राप्त होता है, जबकि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम धातु उनके गलित क्लोराइड विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, जबकि एल्युमिनियम धातु को उसके गलित ऑक्साइडों के विद्युत अपघटन के निष्कर्षित किया जाता है। किस यौगिक का अणु सहित 40 होता है? 70। तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो NaOH को। कितने अणु एक मोल के बराबर होते हैं? कितने अणु एक मोल के बराबर होते हैं? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो 6.022 10⁻23 एक मोल के बराबर होते हैं। तो मोल, एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र पदार्थों का वह राशि है जिसमें पदार्थों की इकाई सूत्र की संख्या उतनी है जितने शुद्ध कार्बन 12 का आइसोटोप कठिन 12 ग्राम के परमाणु की संख्या के बराबर होता है। मोल इकाई का मान, मोलों का मान जो 6.022 10⁻23 होता है, जो कार्बन 12 ग्राम या एक मोल के परमाणु के बराबर होता है, जो 6.022 10⁻23 एक आगाड्रो संख्या भी कहा जाता है। मोल संख्या और द्रव्यमान दोनों की प्रतीक होता है, जो सन 1967 ईस्वी में
मोल इकाई के रूपों में स्वीकार किया गया था। पेसर मेकर संबंधित है। पेसर मेकर किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो हृदय से पेसर मेकर संबंधित है, हृदय से, हार्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों का कौन सा हमें बचाती है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो ओजोन परत, CO3, ओजोन, जो ऑक्सीजन का एक अपरूप है। समुद्र तल से 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। सूर्य से आने वाला पराबैंगनी किरणों को यह दुष्प्रभाव को बचाती है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य के केंद्र के लगभग क्रोड कहते हैं, केंद्र भाग को क्रोड कहा जाता है, जिसका तापमान जो 1.5×10⁻7 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान जो 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000। हेंसबेथ ने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र के चारों ओर हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। सूर्य के केंद्र नाभिक संलयन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में जो 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। बांध के जल में कौन सा ऊर्जा संचित होता है? बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संचित होता है? आपका स्थिति ऊर्जा संचित होता है। एनर्जी, ऊर्जा, किसी वस्तु पर कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। उस वस्तु का ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा या दो प्रकार के होते हैं, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा। गति ऊर्जा, किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे गति ऊर्जा कहते हैं। गति ऊर्जा के ई से सूचित किया जाता है काइनेटिक एनर्जी, जो ½ mv² होता है। स्थिति ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, जब किसी वस्तु के विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प में द्विनिश्चेषण के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित होता है। पुष्प में द्विनिश्चेषण के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या त्रिगुणित होता है। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया का नियंत्रण करता है। जीवित कोशिकाओं का प्रक्रिया का नियंत्रण कौन करता है? तो जो न्यूक्लियस करता है। विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर किस में मापा जाता है? आपका ऑप्शन सी होगा, जो वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। अमीटर, इसके द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर, इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथ, विद्युत धारा तथा दिशा मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? विद्युत मोटर। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? विद्युत मोटर। किस जीव में कसव्य पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो यूग्लिन में। यूग्लिन यह तालाब का स्वच्छ जल में पाया जाता है। यूग्लिन युक्त तालाब के में जल के ऊपर हरे रंग का परत बन जाता है, क्योंकि इन जंतुओं के शरीर में पर्णहरित पाया जाता है। इसके अग्र सिरों पर कोशिका मुख्य हो जाते हैं। कोशिका मुख्य से एक धागे एवं समान रचना निकलती है, जिसे कसव्य कहते हैं। इससे जंतु प्रगलन अंग होता है। रसोई गैस का मुख्यतः होता है। तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो मीथेन गैस होता है। रसोई गैस का मुख्य तो मीथेन गैस होता है। पेट्रोलियम कुआं से निकलने वाली प्राकृतिक गैस में 95% जो हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मीथेन होता है। घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG
में ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसमें उच्च दाब द्रवित सिलेंडर में भरा जाता है। एलपीजी में सल्फर यौगिक मिथाइल कप्रेंटन मिला देते हैं ताकि इसे रिसाव की इसकी गंध की पहचान किया जाए। फलों की प्राकृतिक रूप से पकाने की एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। गोबर गैस मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है। मीथेन का CH4 जो मार्शल गैस भी कहा जाता है। रक्त का कौन सा घटक जो शरीर के अंगों का ऑक्सीजन पहुंचाता है? रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो RBC। शरीर के अंगों का ऑक्सीकरण RBC द्वारा पहुंचाया जाता है। मानव रक्त, जो रक्त एक तरल संयोजित ऊतक होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग 7% होता है। रक्त एक क्षारीय विलय है जिसका pH मान 60.4 होता है। इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से PDF बुक का भी PDF या प्रीवियस ईयर भी PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोनों का लिंक एक्टिव डिस्कशन में कर दिया जाएगा। वहाँ से आप बुक या प्रीवियस ईयर 1717 का एग्जाम वाला पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किया स्टार्ट करते हैं। 74 क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों के योग करने की क्षमता को पता लगाया जाता है किसके द्वारा? जो रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है किसके द्वारा? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो संयोजकता द्वारा लगाया जाता है। तो आइए इसका बेहतरीन डिस्कशन देखते हैं। जो संयोजकता शब्द की उत्पत्ति जो लैटिन भाषा से के शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्षमता। तत्वों के परमाणु के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व की संयोजक उनके परमाणु की बृहत्तम कक्षा के उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए सोडियम परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अक्रिय गैस नियॉन गैस इलेक्ट्रॉन व्यवस्था प्राप्त कर लेता है। आइए और इसका डिस्कशन देखते हैं बेहतरीन, जो यहाँ पर देख सकते हैं। अतः सोडियम का संयोजकता 1 होता है। इस तरह क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अक्रिय गैस जैसे इलेक्ट्रॉन व्यवस्था प्राप्त कर लेती है। आइए परमाणु भार देखते हैं। एटॉमिक वेट किसी तत्व के परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन के 12 परमाणु के 1/12वां भाग द्रव्यमान अर्थात हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। यह आपको परमाणु भार एटॉमिक वेट को दर्शाता है। यही परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु के क्रमांक को बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राणी कोशिकाओं में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो सेल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो आइए कोशिका भित्ति सेल वॉल देख लेते हैं। जो यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अजीविक पदार्थों में बनी दृढ़ एवं साक्षात्मक परत होती है। कोशिका एक निश्चित आकार का प्रदान करती है। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। इसका प्रमुख कार्य देख लेते हैं। जो कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करने का होता है और कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करना का कोशिका भित्ति का कार्य होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के खोज सर्वप्रथम आल्टमैन ने जो 1890 ईस्वी में खोजे थे। कार्ल बेंड ने इसे 1898 में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिए थे। खोजे थे जो आल्टमैन ने, जबकि इनका नामकरण कार्ल बेंड ने किए थे 1898 में। इसकी चौड़ाई 0.2 माइक्रो एम से 2 माइक्रो एम मीटर या लंबाई में 7 माइक्रोमीटर से अधिक होता है। इसकी संख्या जो 50 से 50,000 प्रति कोशिकाओं तक होती है। यह दोहरी झिल संरचना है जिसमें भीतरी झिल में
अंगुली जैसे उभार होती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में द्रव्य पाया जाता है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो द्रव्य पाया जाता है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। प्रमुख कार्य देख लेते हैं। यह कोशिका श्वसन में सहायक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन के समय एटीपी का निर्माण होता है। यह एटीपी संग्रहित रहता है जो आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाया जाता है। इसलिए ऊर्जा का शक्तिगृह या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है या ऊर्जा भंडार कहा जाता है। ऊर्जा भंडार गृह जो स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी कहा भी जाता है। आइए ग्लाइजिका, इसकी खोज कैमिलो ने गोल्जी 1898 ईस्वी में किए थे। यह विभिन्न आकार की चपटी तथा मुड़ी हुई शैलियों का एक समूह होता है। इसका कार्य देख लेते हैं। यह प्रोटीन का स्रावण करता है। यह लाइसोसोम का निर्माण करता है, निर्माण में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण ग्लाइजिका द्वारा होता है। एक्सोसोम का निर्माण होता है। ग्लाइजिका स्रावण कणिकाओं रिक्तियों में प्रवेश करती है तथा इनकी झिल्ली कोशिका झिल्ली के भीतर झिल्ली में संगलित हो जाती है। फिर एक्सोसाइट्स द्वारा जो स्रावित पदार्थ को बाहर की ओर मुक्त हो जाते हैं। इस ग्लाइजिका कोशिका यातायात प्रबंध भी कहा जाता है। तारकाएं जो सेंट्रोसोम की खोज जो 1888 ईस्वी में जो टी बोबरी ने किए थे, जो केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। इसका अंदर एक या दो कण जैसी संरचना होती है जिसमें सेंट्रोल कहते हैं। यह कोशिका विभाजन के समय धुरा जंतु का निर्माण करता है। नोट: तारकाया निम्न पदार्थ कवक शैवाल के कोशिकाओं में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव के कायिका कोशिकाओं का गुणसूत्र कितना होता है? जो मानव का गुणसूत्र 46 होता है। मानव का गुणसूत्र 46 होता है। जो 44 गुणसूत्र कायिका गुणसूत्र होता है, जबकि 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है। नर में XY होता है, वहीं मादा में XX होता है। XX नर पर निर्भर करता है। जब XX मिलता है तो नर लड़की की जन्म होती है, Y मिलता है तो लड़का का जन्म होता है। गुणसूत्र देख लेते हैं। और एस्कैरिस का 2 होता है, मच्छर में 4 होता है, घरेलू मक्खी में 12 होता है, मटर में 14 होता है और प्याज में 16 गुणसूत्र होते हैं। मक्का में जो 20 होता है, टमाटर में 24 होता है, मेढक में 26 होता है और नींबू में 18 या 36 होता है, बिल्ली का 38 होता है, चूहा का 40 जो माउस वाला चूहा है और रैट वाला चूहा में 42 होता है। गेहूं में भी 42 आपका होता है। खरगोश में 44 गुणसूत्र होता है। मनुष्य में 46 जो ये भी क्वेश्चन में पूछा है, जो मनुष्य में गुणसूत्र 46। आलू में गुणसूत्रों की संख्या 48 होता है। चिंपैंजी में भी 48 गुणसूत्र होता है। तंबाकू में 48 गुणसूत्र। घोड़ा में 64 गुणसूत्र होते हैं। घोड़े में 64 गुणसूत्र होते हैं। कुत्ता में जो 78 गुणसूत्र होता है। कबूतर में 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कबूतर में 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स में जो 1300 से 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो कठोर जल कहलाता है। कठोर जल जो यह 2 प्रकार की होती है। कठोर जल जो मृदा जल सॉफ्ट वाटर, वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है, मृदा जल कहलाता है। ध्यात्मक की कठोरता विद्यमान हो तो वह जल पीने के अधिक उपयोग होता है, क्योंकि इसमें शारीरिक वृद्धि हेतु आवश्यकता खनिज अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। दूसरा है हार्ड वाटर जो कठोर जल, वह जल जिसमें साबुन के पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं देता है, वह कठोर जल कहलाता है। इसका कारण इसमें मैग्नीशियम कैल्शियम के बाइकार्बोनेट
क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले होते हैं, जिसे कठोर जल कहा जाता है। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, कठोरता अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता, टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। जो टेम्पोररी हार्डनेस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुलने होने के कारण उत्पन्न होता है। अस्थायी कठोरता यह जल के उबालकर दूर किया जाता है, जबकि अस्थायी कठोरता परमानेंट जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के लवण घुले होते हैं। इसे जल की अस्थायी कठोरता कहते हैं। इस कठोरता की मात्रा उबालने से दूर नहीं होती है। अस्थायी कठोरता को दूर करने हेतु जल को सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मिलाकर गर्म करने पर होता है। भारी जल जो D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन की एकत्रित करता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो हीमोग्लोबिन करता है। जो लाल रक्त कोशिका का मुख्य अवयव हीमोग्लोबिन होता है। इसका प्रमुख कार्य शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में ऑक्सीजन का पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना होता है। रंग का लाल होना जो इसी के कारण होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता रोग हो जाती है। प्लाज्मा का कार्य जो पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा द्वारा किया जाता है। पारदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो आइए देखते हैं। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें किसी परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है और ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाए उसे ऑक्सीकरण कहलाता है। अवकरण वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घट जाए वो अवकरण कहलाता है। जो संख्या बढ़ जाती है ऑक्सीकरण, संख्या ऑक्सीकरण की घट जाए तो अवकरण कहलाती है। यही अंतर है। नेक्स्ट करता हूँ। आवर्त सारणी को किसने तैयार किया था? आवर्त सारणी को किसने तैयार किया था? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो मेंडलीफ ने तैयार किए थे। आइए मेंडलीफ के बारे में देखते हैं। जो 19वीं शताब्दी के मध्य में रशियन वैज्ञानिक जो D.I. मेंडलीफ ने जो 1869 के तत्व उनके योगी के तुलनात्मक अध्ययन के एक नियम का प्रस्तुत किया था, जिसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहा जाता है। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके भारों के आवर्त फलन के होते हैं। मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी 9 वर्ग और 7 आवर्तों में बांटा गया था। मेंडलीफ ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों को शामिल करना अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए स्थान रिक्त छोड़े थे। मेंडलीफ के आवर्त सारणी का दोष देख लेते हैं। जो मेंडलीफ के आवर्त सारणी था उसमें क्या क्या दोष था? जो हाइड्रोजन को क्षारीय धातु एवं हाइड्रोजन जैसे दोहरी व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया था। समान गुण वाले तत्व अलग अलग रखा गया था। आप देख सकते हैं। उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को क्रम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया था। जो आयोडीन 126.92, टेल्यूरियम जो 127.61 के बाद रखा गया है। समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं। 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ समूहित करना। मेंडलीफ से पूर्व डाबेरियन न्यूलैंड्स ने तभी तत्वों के समूहों में व्यवस्थित करने के प्रयास किया, परंतु उसमें वर्गीकरण करने का पद्धति सफल नहीं रहा। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने 1913 ईस्वी में दिए थे। यह नियम आधारित है। इसके
अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के आवर्त फलन होते हैं। इनका गुण देखते हैं, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है और बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। जो परमाणु का आकार बढ़ता है जबकि दाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत धनात्मकता जो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और आवर्त में जो बाएं से दाएं जाने पर घटता है। आयतन ऊर्जा जो घटती है ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में घटती है जबकि बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता जो ऊपर से नीचे आने पर घटती है, आवर्त में जो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन प्रीत जो घटती है बढ़ती है। जो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है और वर्गों की संख्या 9 है। वर्ग I से लेकर 7 1 से लेकर 7 तक 2 उपवर्गों में A और B में बांटे हैं। इस प्रकार उपवर्गों के सहित कुल वर्गों की संख्या 18 हो गई है। प्रत्येक आवर्त के प्रथम सदस्य क्षारीय धातु है और अंतिम सदस्य जो अक्रिय गैस हैं। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य जो हाइड्रोजन अपवाद में है। जो आधुनिक आवर्त सारणी के परमाणु संख्या जो 57 से 71 तक के लेंथेनाइट श्रेणी का होता है, जबकि वहीं 89 से 103 तक के जो एक्टिनाइट श्रेणी का सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेट रूपांतरित रूप है किसका? तो आपका ऑप्शन ए होगा सेल का। सेल का रूपांतरित रूप होता है। जो पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी के बाहरी परत की संरचना को मूलभूत इकाई होती है। यह उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के बांटे गए हैं चट्टान, जो आग्नेय चट्टान, औषधि चट्टान और कायांतरिक चट्टान। तो आइए इसके बारे में बेहतरीन डिस्कशन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की है? बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है और किसने? यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो बिहार के राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य के मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं। राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है जो विधानसभा के बहुमत दल का नेता हो। अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को राज्य शासन के संबंधित मंत्रिमंडल के निर्माण से अवगत कराना मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य होता है। राज्यपाल संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्यों के संवैधानिक प्रमुख होता है। वह दोहरी भूमिका निभाता है। जैसे देख लेते हैं, राज्य के प्रमुख के रूपों में और केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूपों में कार्य भूमिका निभाता है। यही दोहरी सरकार कहा। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, परंतु 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार के तहत एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। जो 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार जो एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। वह राष्ट्रपति के पद पर बना रहता है, जो अनुच्छेद 156 के क्लाउज 1 के तहत। राष्ट्रपति राज्यपाल के एक राज्य से दूसरे राज्य के स्थानांतरण कर सकता है या उसी राज्य में फिर से नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 156 क्लाउज 2 के अनुसार राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को भेजकर पद मुक्त हो सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 159 के अंतर्गत राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के वरिष्ठ न्यायाधीशों के समक्ष पद ग्रहण करता है। राष्ट्रपति से संबंधित देखते हैं, जो अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 में घोषणा किया गया है कि संघ एवं कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। राष्ट्रपति जो भारत का प्रमुख होता है। संवैधानिक पद क्रम में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च माना गया है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अंतर्गत संविधान का अनुच्छेद 55 के क्लाउज 3 के अनुसार
अप्रत्यक्ष रूप या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमण पद्धति के मत पर गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित देखते हैं, जो संविधान का अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सदन के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर बनने वाले निर्वाचन गण सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार पर एकल संक्रमण मत द्वारा होगा। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। इसमें विधानसभा का सदस्य शामिल नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अर्थात उसके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के समूह पद को गोपनीयता का शपथ लेते हैं। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, जो अनुच्छेद 64 अनुच्छेद 89 के तहत। बिहार में द्वितीयक भाषा कौन सा है? बिहार में द्वितीयक भाषा कौन सा है? तो पहला हिंदी है, दूसरा आपका उर्दू है। बिहार का प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है। बिहार का राजकीय वृक्ष जो पीपल है, पशु जो बैल है 2013 से पहले रीछ था। यही राजकीय पक्षी जो गौरैया है, जो पहले नीलकंठ था। बिहार दिवस जो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांतों गठित से संबंधित विविधता घोषणा अनुसूची में की गई थी। इसलिए 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस के रूपों में मनाया जाता है। बिहार की स्थापना जो 1 अप्रैल 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार उड़ीसा का वर्तमान माना गया है। जो उड़ीसा संयुक्त प्रांत एक रूपों में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया था। बिहार राज्य की अन्य भाषा है मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, वज्जी और अंगिका है। इस प्रकार का बिहार का अन्य भाषा भी है हिंदी और उर्दू के बाद। बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? जो इसमें आपका कोई नहीं होगा। वर्तमान में उस समय का क्वेश्चन के अनुसार यह पूछा है तो उस समय क्वेश्चन सुशील कुमार मोदी थे, जबकि वर्तमान में आपका 2 हैं, सम्राट चौधरी पूछे गए प्रश्न मुख्यमंत्री का। वर्तमान में बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी नहीं, यह भी गलत, सरकार बदल गया। अभी वर्तमान में सम्राट चौधरी हैं और विजय कुमार सिन्हा हैं। वर्तमान में यह बुक कुछ हो गया देरी के बाद, उस समय का है। यह सभी डाटा चेंज कर दिया गया है। फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था? फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, आप हैं रेडियो। आपका ऑप्शन डी होगा। विश्व रेडियो दिवस 2022 का थीम रेडियो और विश्वास है। जो 5 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और 3 नवंबर 2011 को यूनेस्को ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवसों के रूपों में घोषित किया था। और 2023 में विश्व रेडियो दिवस का विषय जो रेडियो और शांति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत को अपना वाहनों की बिक्री पर बंद करने की घोषणा कर दी है? जो 18 मई 2017 को। आपका ऑप्शन सी होगा, जो जनरल मोटर्स। केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा किया है? जो 1 रुपये के नया नोट। आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका 30 मई 2017 को 1 रुपये के नए नोट घोषित करने की किया गया है। भारतीय नोटों का रंग एवं उनके छपे चित्र को देखते हैं। 10 रुपये में जो चॉकलेटी ब्राउन कलर है, जो कोंकण के सूर्य मंदिर का चित्र है। 20 रुपये में जो हरित पीला रंग है, जो एलोरा की गुफा का चित्रण किया गया है। 50 रुपये जो फ्लोरोसेंट ब्लू है, जो हम्पी का पत्थर का बना रथ है। 100 रुपये के लेबरडर कलर है, जो रानी का वाब है। 200 रुपये में ब्राइट येलो है, जो सांची स्तूप का चित्रण है। 500 पर
स्टोन ग्रे जो लाल किला का चित्रण बनाया गया है, और 2000 के रुपए के मेजेंटा है जो मंगलयान का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने से पहले समय किस राज्य के राज्यपाल थे? तो आपका बिहार का थे। बिहार जो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक थे। यह क्वेश्चन आपको 64वें पोस्ट 2024 में जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछे हुए क्वेश्चन है। रामनाथ कोविंद भारत के द्वितीय दलित राष्ट्रपति हैं। यह भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायण थे जो क्रमशः 10वें थे। इनका कार्यकाल जो 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 के बीच था। भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन डी होगा जो इनमें से कोई नहीं। पंथ निरपेक्ष, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है सभी धर्म एक समान होते हैं। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो IBRD है। आपका ऑप्शन सी होगा। इसकी स्थापना जो 1944 में किया गया था, जो ब्रिटेन के वुड्स सम्मेलन के तहत किया गया था। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इनका मुख्यालय जो जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो सिंगापुर में दिसंबर 1996 में हुआ था। वर्तमान में इसे महानिर्देशक नागोजी ओजोको इकवे हैं जो नाइजीरिया के हैं। WTO के सदस्य देशों की कुल संख्या 164वें सदस्य जो अफगानिस्तान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देख लेते हैं। IMF है, इसकी दिया है स्थापना जो 27 दिसंबर 1945 का। मुख्यालय जो वाशिंगटन DC अमेरिका में है। IMF का सदस्यों की कुल संख्या 190 है। 190वां देश जो अंडोरा बना है। वर्तमान में इसका अध्यक्ष जो क्रिस्टालिन जॉर्जिएवा है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट को देख लेते हैं, जो यह अंतर्राष्ट्रीय बस्तियों के लिए यह बैंक केंद्रीय बैंकों का स्वामित्व वाला एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय सहयोग से बढ़ावा देता है और केंद्रीय बैंक के लिए एक बैंक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया था? जो 1945 में किया गया था। आपका ऑप्शन सी, जो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्यों की संख्या 193 है। इसमें 193वां देश जो दक्षिण सूडान बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव ट्रिगले जो नॉर्वे के थे, फरवरी 1946 से नवंबर 1952 तक। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं जो पुर्तगाल के हैं। 2017 तक से अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। तो आइए सभी 6 अंगों को देखते हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इस प्रकार 6 अंग है। विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? जो चीन में है। चीन द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन जो फास्ट है। इस परियोजना का अंतरिक्ष से रेडियो तरंगों का महसूस करने के लिए बनाई गई है। न्यूजीलैंड में कौन सी पक्षी विलुप्त है? इनमें से कौन सी पक्षी जो न्यूजीलैंड में विलुप्त है? जो मोआ पक्षी विलुप्त है, जो 2012 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपका ऑप्शन सी होगा। जो मोआ पक्षी विलुप्त है न्यूजीलैंड का कीवी पक्षी जो राष्ट्रीय पक्षी के रूप में माना जाता है। यह न उड़ सकने वाली पक्षी है, सबसे छोटी पक्षी है और इससे सिर्फ न्यूजीलैंड में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ के अलावा कहीं जलवायु नहीं अनुकूल है, इसलिए वहाँ का न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी का कीवी है। 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च का कौन सा दिवस मनाया जाता है? जो ये भी 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को, यह भी 64वें पोस्ट में मेंस में पूछा हुआ है।
विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को, बाल दिवस जो 14 नवंबर को, सुरक्षा मातृत्व दिवस जो 9 मई को। टीआरपी का समान अर्थ होता है, टीआरपी का समान अर्थ क्या होता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट होता है, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट होता है। अगर किसी चैनल का टीआरपी कम या ज़्यादा हो तो इसका प्रभाव सीधे चैनल की कमाई पर पड़ती है। कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुआ था और 1946 में भंग कर दिया गया था? तो लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन। नॉर्डिक एलायंस, इनकी स्थापना 2004 में आइसलैंड के रेविजाइक में हुआ था। नॉर्डिक वामपंथीय दलों का गठन था। बाल्कन एलायंस का सैन्य संगठन है, बाल्कन एलायंस का संबंध जो सैन्य संगठन से है। एशियन काउंसिलिंग, एशियाई परिषद जो एशिया की प्रमुख चुनौतियों और एशिया के देशों के बीच सहयोगों को बढ़ावा देने के लिए एक सतत विस्तृत मंच के रूप में सेवा करने के लिए 2016 में गठित एक अखिल एशियाई संगठन बनाया गया था, जिसका मुख्यालय टोक्यो दोहा में है। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है, समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है किसके द्वारा? जो आपका ऑप्शन बी होगा, शिशु का मृत्यु दर से पता चलता है, शिशु का मृत्यु दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मध्य प्रदेश का नेपा नगर स्थित है, नेपा नगर में क्या स्थित है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो न्यूज प्रिंटिंग फैक्ट्री के लिए मध्य प्रदेश का नेपा नगर जाना जाता है, न्यूज प्रिंटिंग फैक्ट्री के लिए। जो कागज के प्रमुख उत्पादक राज्य देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में टीकागढ़, रानीगंज, त्रिवेणी आदि यह पश्चिम बंगाल में है। बिहार में पटना, बरौनी, समस्तीपुर है। झारखंड में जो संथाल, प्रागना यह झारखंड में है। उत्तर प्रदेश में जो सिकंदराबाद, मेरठ, सहारनपुर। भारत के में सबसे पहली कागज मिल जो 1832 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के में श्रीरामपुरम में स्थापित किया गया था। भारत में सबसे पहली कागज मिल 1832 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में श्रीरामपुर में स्थापित किया गया था। कागज का पहला सफल कारखाना जो 1879 लखनऊ में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कागज उद्योग का उपयोग किए जाने वाले रासायनिक जैसे कास्टिंग सोडा, एसिड, सोडियम फास्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, चूना और जल का आदि का किया जाता है। होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने की सरकारी कारखाना है। होशंगाबाद में नोट छपता है, उस कागज का होशंगाबाद में छपाई कागज बनाई जाती है। चीनी उद्योग, भारत में चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 ईस्वी में बिहार की पहली चीनी मिल की स्थापना किया गया था। जो भारत में चीनी मिल उद्योग शुरुआत 1903 में किया गया था, वो बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित किया गया था। चीनी मिल से संबंधित राज्य को देख लेते हैं। जो बिहार में कौन कौन सा? जो मोतिहारी, सुगौल, सासा, मूसा, गोपालगंज, समस्ती, दरभंगा और चंपारण, यह बिहार में जो चीनी मिल के लिए थे। उत्तर प्रदेश में देवरिया, भटनी, बुलंदशहर, गोडा आदि यह सभी उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र में मानसड़, नासिक, सोलापुर, कोल्हारपुर आदि यह सभी महाराष्ट्र में है। पश्चिम बंगाल बेलगड़ा, पलासी, हावड़ा। पंजाब में हमीरा, फगावाड़ा, अमृतसर। हरियाणा में जगधारी, रोहतक यह सभी। राजस्थान में गंगानगर, भूपाल सागर। आंध्र प्रदेश सीतापुरम, पीठापुरम, विजयवाड़ा और संभालकोट। तमिलनाडु में जो अक्राटा और मदुरई, इस प्रकार जो सभी चीनी उद्योगों से संबंधित कारखाने थे। स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह इस्पात कारखाना को देख लेते हैं। जो लौह इस्पात कारखाना जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में 1956 से 61 के बीच स्थापित प्रथम भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापना जो 1955 में तत्कालीन छत्तीसगढ़ में भिलाई जो दुर्गा जिला में छत्तीसगढ़ के पूरे सोवियत संघ रूस की सहायता से बनाया गया था। दूसरा है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो राउरकेला, इसकी स्थापना भी 1955 में, जो उद्घाटन था 1959 में, जो उड़ीसा के राउरकेला नामक स्थान पर पश्चिम जर्मनी के
सहयोग से यह बनाया गया था। और तीसरा था हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो दुर्गापुर, इसकी स्थापना 1956 में जो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित बोकारो स्टील प्लांट जो 1964 में तत्कालीन बिहार राज्य अब झारखंड में है। बोकारो नामक स्थान सोवियत यानी रूस की सहायता से बनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। और चौथा पंचवर्षीय योजना में स्थापित जो झेलम इस्पात संयंत्र जो झेलम तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, भारत का पहला तटवर्तीय इस्पात कारखाना भी है। विजयनगर इस्पात संयंत्र जो हाईपेस्ट बेलिया जिला में कर्नाटक में है। सूती वस्त्र का उद्योग देख लेते हैं। जो आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में जो कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रहा। सबसे पहला आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 ईस्वी में बंबई के कवासी डावर द्वारा खोला गया था, जिसमें 1856 में उत्पादन प्रारंभ हुआ था। मुंबई को भारत का सूती वस्त्र की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। मुंबई को भारत के सूती वस्त्र के राजधानी के उपनाम से भी जाना जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। भारत का बोस्टन जो अहमदाबाद को कहा जाता है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक किस धार्मिक ग्रंथ से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आइए धर्म देख लेते हैं और उसका धार्मिक ग्रंथ देख लेते हैं। जो हिंदू का रामायण और महाभारत है, ईसाई का बाइबिल है, इस्लाम का कुरान है, सिख का गुरु ग्रंथ साहिब है, पारसी का जेद अस्तवे है, यहूदी का तोहरा है, जैन का कल्पसूत्र और भागवती सूत्र जैन धर्म का है, और बौद्ध धर्म का त्रिपिटक है। यही क्वेश्चन में पूछा है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? जो बौद्ध धर्म से। जय हिंद, जय भारत।